एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपनी द्विवेदी युग की क्लास, जैसे कि अभी एक क्लास हम लोग की सब्जेक्टिव टाइप की हुई है, उससे संबंधित आज यह दूसरी क्लास है। उसके पहले दोस्तों लगभग 4-5 प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग को द्विवेदी युगीन से कराया है। अब चूँकि जैसे कि डेली का हम लोग टॉपिक वाइज अपना जितने भी महत्वपूर्ण कवि होते हैं उस युग के या कालखंड के सामान्य जानकारी पढ़ते थे। तो दोस्तों, द्विवेदी युग का कुछ दिन से छूटा हुआ था, तो भाग 1 हो चुका था। उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रीधर पाठक के बारे में जो भी उनकी रचनाएं थी, अनुदित रचनाएं, मौलिक कृतियाँ, ठीक है। और दूसरे महत्वपूर्ण कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं मैंने आप लोग को जो है करवा दिया है। तो उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, द्विवेदी युग के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि को आज हम पढ़ेंगे, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्लियर? अब ये क्लास जो है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक देखिए, एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। अगर इनसे पूछा द्विवेदी युग कि जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, एक एक पॉइंट मैंने इस जो है नोट्स के माध्यम से आपको बताऊंगी। देखिएगा, आपका सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है, जो भी इनसे संबंधित पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एक पॉइंट क्लियर करके। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्हें कवि सम्राट की उपाधि से भी सुशोभित किया गया है। ठीक है, पूछता है कि द्विवेदी युग के वह कौन से कवि हैं जिन्हें कवि सम्राट कहा गया है। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा गया है। तो ये सब भी आप लोगों को याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कवि सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर इनका जन्म भी आप लोग याद रखिए। पूछता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? निजामाबाद, ठीक है, जो कि आजमगढ़ में है। ठीक है, ये इनका जान लीजिए, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि सम्राट, इनका जन्म 1865 और इनका जन्म स्थान निजामाबाद और आजमगढ़, दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हो, हरिऔध जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि देखिए, इसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि याद रखना है कि इनको जो है आधुनिक काल का सूरदास कहा गया। ठीक, फिर साथ में ये भी याद रखना है किसने कहा है, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। उनको जो है आधुनिक काल का तुलसीदास कहा गया है। ठीक है, आधुनिक युग का तुलसीदास स्वीकारा गया है। तो अब आते हैं इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह के बारे में। देखिए, अब देखिए, प्रिय प्रवास इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम का कीवर्ड सारा मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है। देखिए, अभी एक एक करके अच्छे से मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का यह प्रिय प्रवास एक तरीके से यह प्रबंध काव्य है। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोग को पूरा कराया है, वो भी प्रकाशन वर्ष के साथ। तो प्रिय प्रवास को पहले एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है 1914 ईस्वी में प्रकाशित इनका यह प्रबंध काव्य है। यह खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पूछता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दे देगा, साकेत दे देगा, ठीक है, पृथ्वीराज रासो दे देगा, प्रिय प्रवास दे देगा। तो आप लोग को प्रिय प्रवास, ऐसा मतलब वो ऑप्शन देगा कि कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास नहीं था। ठीक है, प्रिय प्रवास तो ब्रजांगना विलाप ये इसके बाद हुआ। इसका पहला नाम था ब्रजांगना विलाप, ये याद रखना है। और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवित्तों पर आधारित ग्रंथ है
इस ग्रंथ पर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। पूछा जाता है कि वह कौन सा जो है, ऑप्शन दे देगा ऐसे कि प्रिय प्रवास, ठीक है, शांत प्रतीक, उजड़ ग्राम, कुछ भी दे देगा ऐसे, या फिर दे देगा जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही ग्रंथ काव्य मंजूषा, सुमन। तो आप लोग को लगाना है कि प्रिय प्रवास को हिंदी ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। और एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि अब ये तो है प्रबंध काव्य, इसमें सर्ग कितने हैं? प्रिय प्रवास जो प्रबंध काव्य हरिऔध जी का, इसमें 17 सर्ग हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि इस ग्रंथ में कृष्ण के बचपन से लेकर, ठीक है, इस ग्रंथ में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। किसमें? प्रिय प्रवास ग्रंथ में, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों पूछा जाएगा प्रिय प्रवास में। आप प्रकाशन वर्ष याद रखिए, ये खड़ी बोली हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम क्या था? और इस जो है ग्रंथ पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। इसमें सर्ग कितने हैं? 17, वर्ण विषय बस, ठीक है। अब हम आते हैं इनके और भी अन्य महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ पर, एक बार दृष्टि देखते हैं। तो दूसरा है पद्य प्रसून, ठीक है, ये भी पूछता है दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा, 1925 ईस्वी है। फिर अगला है कि चुभते चौपदे, ठीक है, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये तो चलिए ठीक है इनका, बट इनके ना प्रकाशन वर्ष में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो चुभते चौपदे आप लोग याद रखिएगा 1924 ईस्वी है, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी। फिर है दोस्तों बोलचाल, बोलचाल जो है 1928 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना है। और दोस्तों चुभते चौबते और चोखे चौबते और बोलचाल हरिऔध जी का ये जो तीनों रचनाएं हैं ना, ये मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। वैसे मैंने आप लोग को आगे नोट्स के माध्यम से और भी पॉइंट बताया है, बट मैं यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। ये जो चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल है, ये कृति हरिऔध जी की मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह ग्रंथ, क्यों है वो भी देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि रस कलश 1931 ईस्वी में प्रकाशित है रचना। यह ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। पूछता है दोस्तों ऑप्शन देके कि कौन सा ग्रंथ जो है रीति ग्रंथ है, तो अगर रस कलश आ जाए तो आप लोग को इस पे टिक कर देना है। फिर अगला है इंपॉर्टेंट रचना इनकी कृष्ण शतक, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर है रसिक रहस्य, ये सब इम्पॉर्टेंट है रचनाएं, सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो जो परंपरागत है वो तो पढ़ना ही है, वो सबको पता भी है दोस्तों, एक बार जान लीजिए। मतलब कुछ अलग पढ़िए, मतलब कि अब ये नहीं कि हाँ कि जो परंपरागत है या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए वही क्वेश्चन रट जाए, नहीं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा कंपटीशन है तो कुछ अपनी तैयारी को और बेहतर करना पड़ेगा, तो और भी रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी। फिर अगला इनका महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों प्रेमांबु वारिधि, जो कि 1900 ईस्वी प्रकाशित है। फिर है प्रेम प्रपंच, ये भी 1900 ईस्वी प्रकाशित रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कल्पलता, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। यह जो है 1937 ईस्वी है इसका। और ये परिजात, परिजात भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हरिऔध जी का प्रबंध काव्य है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। इसमें जो है 15 सर्ग हैं, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन दिखाई देता है। बट आप लोग को अगर विषय भी नहीं याद करोगे चलेगा, बट इसका प्रकाशन वर्ष और सर्ग याद रखिएगा। अगला है वैदेही वनवास, ये भी प्रबंध काव्य है हरिऔध जी का। इसका प्रकाशन वर्ष 1941 और इसमें सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग हैं। इसमें जो है राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा कही गई है। इसका विषय भी साथ में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये पूरा जो है जितनी 13 रचनाएं मैंने बताई हैं, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आप लोग पूरी रचना याद करिएगा। और इनके और ये प्री प्रवास तो भैया पूरा एक एक चीज़ याद रखिएगा। और अगर कहीं से और भी हो सकता है मुझसे छूट गया हो एक्स्ट्रा, और भी अगर कहीं से मिले तो उसको आप लोग अपनी तैयारी में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो हरिऔध जी की ये 3 महत्वपूर्ण कृतियां हैं, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे और बोलचाल, ये तीनों कृतियां जो है दोस्तों मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अगले हम लोग द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के बारे में पढ़ेंगे, किसके? मैथिली शरण गुप्त जी के।
जैसे देखिए, अब ये सब जान लीजिए, द्विवेदी युग के जो कवि हैं अभी तक मैंने बताया आप लोग को, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध जी, मैथिली शरणगुप्त को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये इन सब से ना जितना भी आप लोग मतलब कि सारी चीज़ें पढ़िए, मतलब ये सब ये जान लीजिए द्विवेदी युग के एक तो होते हैं द्विवेदी युग के कवि, एक है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, तो उनके बारे में ना ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनकी रचनाएं भी पढ़ लेंगे चलेगा, बट इन लोग के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों का भी मैं परिचय आप लोग से करवाऊंगी, लेकिन अब इनसे भी जो है ज़्यादातर प्रश्न बनता है। अब मैथिली शरणगुप्त जी हैं, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा आप लोग कि कितने अच्छे से सब कुछ मैंने इसमें समाहित किया हुआ है, एक भी जो है पॉइंट मुझे नहीं लगता कि बाहर है। तो देख आप खुद जो है लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो इनका जो जन्म है वो है 1886 ईस्वी। इनका जन्म स्थान बहुत बार पूछता है, चिरगांव, जो कि झांसी में स्थित है। ठीक है, जन्म स्थान आप लोग याद रखिएगा। पिता का नाम है राम शरण दास, इतना तो नहीं पूछा, हाँ, लेकिन ये है कि गुरु के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैथिली शरणगुप्त जी के गुरु कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब आती है इनकी वो कविता। प्रथम इनकी कविता कौन सी मानी जाती है? हेमंत। अच्छा, गुणवंत हेमंत किसकी है वो मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, गुणवंत हेमंत। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष के साथ। प्रथम कविता मैथिली शरणगुप्त जी की है हेमंत, जो कि 1905 ईस्वी में प्रकाशित है। और प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1909। अब हम लोग इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ देखते हैं एक एक करके। ठीक है, प्रमुख काव्य कृतियों में सबसे पहले जैसे देखिए रंग में भंग, मैंने बताया इनका प्रथम काव्य संग्रह है। फिर है जयद्रथ वध, यह 1910 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। फिर अगला है किसान 1917 ईस्वी, बहुत बार पूछता है। विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929। ठीक है, हाँ, गुरुकुल का भी 1929 है। फिर अब आते हैं साकेत। साकेत जो है मैथिली शरणगुप्त की जो है रचना है, यहाँ से बहुत जो है प्रश्न पूछता है। अब ये देखिए, मैं यहाँ वैसे यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें सम्मिलित कर दी हूँ, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग। साकेत का प्रकाशन वर्ष पहले तो याद रखिए कि 1931 ईस्वी है। फिर इसमें जो है दोस्तों गुप्त जी, जो मैथिली शरणगुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली है? सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला, ये देखिए सही कर लीजिएगा, उड़ंतु आ रहा है यहाँ पे, उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि साकेत की मूल प्रेरणा कहाँ से? सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। और यह लेख द्विवेदी जी ने अपने छद्म नाम, ये भी पूछता है, छद्म नाम याद रखिएगा, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया है। ठीक है, अब ये भी देखिए लगे हाथ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो यहाँ ये मतलब छोटा ही प्रश्न बनेगा लेकिन बन सकता है। साकेत शब्द मूलतः पाली जो है भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है दोस्तों अयोध्या। ठीक, फिर है अब अगला पॉइंट कि डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। ठीक है, पूछता है डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत जो रचना है मैथिली शरणगुप्त की उसको जनवादी काव्य कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरणगुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछता है। ठीक है, फिर अब अगला मैथिली शरणगुप्त की रचना है इंपॉर्टेंट, भारत भारती। देखिए मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को साकेत और भारत भारती के बारे में डिटेल से पढ़ना है, इसलिए देखिए साकेत के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने वहाँ पे लिख दी है। अब भारत भारती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए भारत भारती जो रचना है मैथिली शरणगुप्त जी की जो है, इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। ये याद रखिएगा, ये पुस्तक भारत दर्पण और ब्रजमोहन दत्तात्रेय, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर है अगला कि गुप्त जी को भारत भारती लिखने के कारण गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, कवि सम्राट जो है किसकी उपाधि थी दोस्तों? कवि सम्राट मैंने बताया आप लोगों को, कवि सम्राट जो था वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, और राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरणगुप्त की है
गांधी जी ने दी थी भारत भारती रचना इनके लिखने पर। ठीक है, अब अगला इनका महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों झंकार 1929 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर है यशोधरा जो कि 1932 ईस्वी है। फिर है द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक और पंचवटी पंचवटी 1925 ईस्वी में प्रकाशित ये रचना है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ और कि मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ दोस्तों, फिर से एक बार मैं बोल दे रही हूँ कि गुप्त जी को द्विवेदी जो है काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, हरिगीतिका छंद का बादशाह जो है कहा गया है नीचे। मैं सोच रही थी दोस्तों कि कोई भी पॉइंट जो है छूटे ना। ठीक है, अभी देखिए नोट्स के माध्यम से एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो भी छूटा रह गया है। कि गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसके पहले बताया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास स्वीकार किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ठीक है, कौटुंबिक कवि मात्र गुप्त जी को, अरे बाप रे बाप, यहाँ ना दोस्तों सब्जी वाले बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सब एक साथ ही आते हैं, कबाड़ वाले और सब्जी वाले जो है दोनों। तो ठीक है, ये सब तो भाई अपना रोजगार है इन लोगों का। तो नोट के माध्यम से जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कुछ चीज़ें। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास स्वीकार किया गया है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। अनुदित काव्य ग्रंथ जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, आप लोग ये तीनों याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, बाकी तो जो मैंने वो बता दिए काव्य ग्रंथ है, लेकिन आप लोग को अनुदित काव्य ग्रंथ भी याद रखना है। ठीक है, अब ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था कि गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो बस दोस्तों द्विवेदी युग के हम लोग आज लोग दो महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ लिए हैं डिटेल में अच्छे से। और ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लासेस कैसी लगी हो वो भी बताइएगा, अच्छी लगी होंगी दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।